Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the students who subscribed my channel and I welcome all of you on Gate Chemical Planet. This is the requested video from the Gaurav. Gaurav requested me to discuss the previous year questions paper of MRPL. And this is very beneficial for all the students, those who are going to MRPL examination. So here I am discussing 2017 question paper of MRPL. Here we will discuss question number 1 to 25 in this video, and in part 2 video we will discuss 26 to 50 questions. Okay, so 25 questions we will discuss in this video. So student, if you have not watched my last series on HPCL and RCFL previous year questions, then the link of all the videos are given in the description box. Go to the link and watch the full series, because both the series are very beneficial for the PSU's examination, and many questions are from the previous year examination of HPCL and RCFL examination. So here I am discussing the MRPL 2017 paper, where we will discuss 25 questions. So without wasting time, just start the video. Okay. Buckling is a term used in. Buckling term कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल, माइनिंग ऑफ ओर्स, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बकलिंग का मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ. बकलिंग का मीनिंग होता है हीट या फोर्स की वजह से किसी भी चीज़ का बेंड हो जाना या क्रश हो जाना, वो कहलाता है बकलिंग. यानी कि मुड़ जाना, बेंड हो जाना, क्रश हो जाना, टूट जाना हीट या फोर्स की वजह से. तो यहाँ पर ड्रिल पाइप बकलिंग जो है वो हमें ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल में देखने को मिलती है, जहाँ पर जो आपका ड्रिल स्ट्रिंग होती है वो एक्सेसिव फोर्स या वेट की वजह से क्या होता है, ड्रिल पाइप जो उससे जुड़ा होता है वो ड्रिल पाइप बेंड करने लग जाता है. तो ड्रिल पाइप बकलिंग इज़ कॉज्ड बाय अप्लाइंग टू मच फोर्स और वेट ऑन द टॉप ऑफ द ड्रिल स्ट्रिंग. ओके, तो जो ड्रिल स्ट्रिंग होती है उस पर जब बहुत ज़्यादा फोर्स या आपका वेट लगता है तो जो ड्रिल पाइप है वो बेंड होने लग जाता है, और ये देखा जाता है ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल में. तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्रिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल. ए ऑप्शन इज द करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना इज अ टर्म यूज्ड इन. ये जो लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना होता है ये टर्म कहाँ पर यूज़ होता है? बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस. तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हमने बॉइलिंग और कंडेंसेशन पढ़ा था तो वहाँ पर लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना देखने को मिलता है. अगर किसी को लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना एक फिजिकल फिनोमिना होता है in which a liquid which is close to surface, that is hotter than the liquid's boiling point, produces an insulating vapor layer which keeps the liquid from boiling rapidly. तो यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पर जो आपका हॉट सरफेस है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. ये फिनोमेना कहलाता है लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमेना, ठीक है. तो अगर किसी स्टूडेंट को लीडेनफ्रॉस्ट फिनोमिना का आइडिया नहीं है तो वो यहाँ से अपनी पूरी थ्योरी क्लियर कर सकता है. मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है. अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईजिएस्ट टू क्रैक. ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2017 में MRPL का पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा पैराफिन्स. कैसे होगा? क्योंकि जो पैराफिन्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और पैराफिन्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड अनब्रांच स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. तो जितने ज़्यादा सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे
अनब्रांचिंग होगी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे, उनको ब्रेक करना ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड कंपाउंड एंड ब्रांच्ड कंपाउंड्स। ओके, तो एरोमेटिक्स को तोड़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू पैराफिन्स। ठीक है, नैपथीन्स को भी। और ओलिफिन्स जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। Olefins are inherently not present in crude oil, but during the time of refining processes, olefins generated. ओके, सो यहाँ पर पैराफिन्स इसका सही आंसर होगा। पैराफिन्स को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो दे कैन ईजिली क्रैक। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सॉलिड इज ड्राइड, कह रहे हैं जब किसी सॉलिड को ड्राई किया जाता है तो क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र take place, mass transfer take place, both transfer take place और none of these। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हमने किसी वेट सॉलिड को ड्राई करते हैं तो ड्राई करने के लिए हम किससे करते हैं? हमें कोई हीट सोर्स चाहिए होगा। हम हॉट एयर से ड्राई करते हैं, तो हॉट एयर क्या हुआ? इट इज़ एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये हीट सोर्स है। अब जब हमने इसे ड्राई किया वेट सॉलिड को, तो उसमें जो भी मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट था वो निकल गया और उसका जो टेम्परेचर होगा वो लोअर टेम्परेचर होगा। तो एक तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और क्या हुआ कि मास का भी ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा मॉइस्चर था वो कहाँ पर रिमूव हो रहा है? वो एटमॉस्फेयर में रिमूव हो रहा है। तो जब हम किसी सॉलिड को ड्राई करते हैं, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र भी होता है और मास ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सी है, इसका ए होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू नसेट नंबर एंड यू इन हीट ट्रांसफ़र द डायमेंशनलेस नंबर इन मास ट्रांसफ़र इज पैकलेट नंबर, शेरवुड नंबर, प्रांड्टल नंबर, मैक नंबर। तो जिन लोगों को नसेट नंबर के बारे में आइडिया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। नसेट नंबर इज इक्वल टू द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र एंड द फॉर्मूला फॉर नसेट नंबर इज HL/K, जहाँ पर स्मॉल h इज द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, L इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एंड K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और अगर हम नसेट नंबर के एनालॉग मास ट्रांसफ़र में देखें तो जो हमारा शेरवुड नंबर होता है वो होता है KCl/DAB। शेरवुड नंबर SH इक्वल्स टू KCl/DAB। यहाँ पर L जो होती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और हमारा DAB क्या होता है? डिफ्यूजिविटी और द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो नसेट नंबर के एनालॉग होता है शेरवुड नंबर। नसेट नंबर हीट ट्रांसफ़र में यूज़ होता है, शेरवुड नंबर मास ट्रांसफ़र में यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा शेरवुड नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, डायमेंशनलेस नंबर पे मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया हुआ है और सारे डायमेंशनलेस नंबर को वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कौन किससे एनालॉग करता है वो पूरा बताया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पे भी मैंने उसको डाल दिया है ताकि आप उसको जाके ईजिली देख सकें। तो जिन लोगों को डायमेंशनलेस नंबर के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो वो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ऑलवेज, BOD वेस्ट वाटर की कैसी रहती है? लेस देन COD, इक्वल टू COD, मोर देन COD और इक्वल टू सल्फर मास %। ओके, तो जो आपकी BOD होती है, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ऑलवेज लेस देन COD। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी। Sometime easy question may come in examination, so you should be prepared for the easy question also. And sometime many students get confused in easy questions. So here I am giving you the answer of all the question, easy, medium and the toughest question, okay, which came in the 2017 MRPL
paper. So the answer is less than COT. Question number 7th. In the boiling heat transfer, the important dimensionless group. तो बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र के केस में पूछ रहे हैं कि डायमेंशनलेस ग्रुप जो है वो कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है. ग्राशॉफ नंबर, स्टैंटन नंबर, पैकलेट नंबर, जैकॉब नंबर. ओके. तो बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र के केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ग्राशॉफ नंबर. ग्राशॉफ नंबर इक्वल्स टू द बायोंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स. बेसिकली जो ग्राशॉफ नंबर होता है इट इज़ सिमिलर टू द रेनॉल्ड नंबर, बट द ग्राशॉफ नंबर इज़ यूज्ड फॉर नेचुरल कन्वेक्शन एंड रेनॉल्ड नंबर इज़ यूज्ड फॉर द फोर्स्ड कन्वेक्शन. दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि जो ग्राशॉफ नंबर होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन में यूज़ होता है और जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन में यूज़ होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्राशॉफ नंबर. Now 8th question is heat transfer coefficient is ratio of. तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जिसको हम h स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, किसकी रेशियो होता है. तो यहाँ पर अगर जिन स्टूडेंट्स को ये निकालने नहीं आता है मैंने उनको निकाल के दिखाया है, आप देख सकते हैं. इसका आंसर आ रहा है डी. ठीक है. Q इक्वल्स टू होता है -KA dt बाय dx. तो हमने क्या किया, हमने K को सेपरेट कर दिया. माइनस साइन से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन होता है. Q अपॉन A dx बाय dt लिख दिया हमने K को. और अगर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से देखें, ऑफ कूलिंग से देखें, तो Q इक्वल्स टू होता है HA इंटू dt. तो H को मैंने लिख दिया Q बाई A 1/dt. ठीक है. तो यहाँ से हम स्मॉल h को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल K अपॉन dx. तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा इट विल बी द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय द फिल्म थिकनेस dx. तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन. ओके. सो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9th. The boiling point of liquid oxygen is. तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे इस बार पेपर में 2017 में पूछा गया था लिक्विड ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है. हो सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन का ही मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए. तो आपको इस क्वेश्चन से आइडिया लेने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा. मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए. तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिक्विड ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -182.9 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम बात करें कि लिक्विड ऑक्सीजन का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -195 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो 0.7 नहीं होगा, यहाँ पे होगा केवल -195 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन. तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर को आप तुरंत याद कर लीजिए. इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. अगर किसी और रिसोर्स से आपको इस तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं या आगे अगर मैं आपको बता सकूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस बता सकूं जो आपको डायरेक्ट याद करने वाले हों. ठीक है. तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गेट केमिकल प्लैनेट को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अब हम अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज को सब लोगों तक पहुंचा सकें और सभी की जॉब लग सके. कोई भी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट ना हो, प्रेशराइज ना हो, सबके पास जॉब हो, सब लोग खुश रहें. ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करूँगी. आयनिक रिएक्शंस आर ईजिली कैरिड आउट इन विच फेस. तो ये क्वेश्चन 9th और 10th क्लास के लेवल का है. आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी नहीं किया है. तो आप इसका आंसर मुझे बताइएगा. ठीक है. हम देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.
आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर, द अमोनिया इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय। तो यहाँ पर लीचिंग दिया है, एड्जॉर्प्शन दिया है, डिस्टिलेशन दिया है, एक्सट्रैक्शन दिया है। कह रहे हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर, ठीक है, द अमोनिया इज रिकवर्ड बाय। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेपरेशन होगी वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से होगी। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से जब हमें सेपरेशन करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्टिलेशन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार और भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सेल्यूलोज नाइट्रेट, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो एक इंसेक्टिसाइड होता है, डिटर्जेंट नहीं होता। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में हमें पता है कि ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। जैसे कि आपके जो किड्स टॉयस बनाए जाते हैं पीवीसी से बनाए जाते हैं, जो आप चप्पल पहनते हैं वो बनाई जाती है, वो भी इसी मटेरियल से बनाई जाती है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है पीवीसी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ABS, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसको कहते हैं हम डिटर्जेंट, ठीक है। पेंस्की मार्टिन apparatus इज यूज टू डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पेंस्की मार्टिन apparatus होता है वो क्या होता है। पेंस्की मार्टिन apparatus बेसिकली फ्लैश पॉइंट को डिटरमाइन करता है और इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड द ल्यूब ऑयल। ओके, तो पेंस्की मार्टिन apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लैश पॉइंट अबव 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा अबव 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज अ लिक्विड heavier than water, liquid lighter than water, gas heavier than air और the liquid lighter than the air। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन का आंसर आपको छांटने में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो जो LPG होती है वो गैस होती है और ये जो गैस होती है इट इज़ हैवियर देन एयर होती है, एयर से ये भारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, इसका मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपको इसका आंसर वैसे भी याद ही होता है, हमें पता होता है इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बता देती हूँ। C/5 = F - 32/9, ठीक है। ये आप लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ फॉर गैसियस स्टेट दैट। तो चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है, ठीक है। अब कह रहे हैं अ थर्मोमीटर हैज़ रेंज ऑफ 0 to 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, द स्पैन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी। तो स्पैन पूछ रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर तक वो ये टेम्परेचर मेज़र कर सकता है थर्मोमीटर। तो मेज़र, क्योंकि इसकी रेंज 0 to 1000 डिग्री सेल्सियस की है तो इसका आंसर होगा 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये थर्मोमीटर, इसकी जो स्पैन है वो होगा 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,
मैं देखती हूँ किन लोगों ने आंसर सही दिए हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन इज। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है और दूसरे पीएसयू एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया है। आप चाहें तो इसका आंसर याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटिंग है। वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज ज़ीरो। ओके, तो इसका आंसर होगा ज़ीरो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि फ्रॉड नंबर क्या होता है। तो फ्रॉड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इसके आंसर को आप याद कर सकते हैं फ्रॉड नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्यूम इन इवापोरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये भी कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2017 में MRPL में आ भी चुका है और PSUs में भी पूछा गया है ये। तो वैक्यूम को हम कैसे क्रिएट करते हैं इवापोरेटर में, इसका आंसर होगा स्टीम इजेक्टर। तो यहाँ पर इसका आंसर है स्टीम जेट इजेक्टर। ठीक है, बैरोमीट्रिक लैग से नहीं करते हैं, स्टीम ट्रैप से भी नहीं करते हैं, स्टीम साइफोन से भी नहीं करते हैं, ये करते हैं स्टीम जेट इजेक्टर से। तो इसका आंसर है स्टीम इजेक्टर। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा अलग आए, इतने इजी क्वेश्चन ना हो, पर फिर भी आप इन क्वेश्चन को देख के जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने सीरीज़ बनाई हुई हैं बच्चों के लिए ताकि स्टूडेंट्स उन सीरीज़ को देख सकें, ईजिली उनके आंसर को ग्रैब कर सकें। आप लोगों के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक हिंट दे दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे होगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स रिक्वायर्स। तो जब हम डिस्टिलेशन कॉलम में टोटल रिफ्लक्सिंग कर देते हैं तो हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस होती हैं वो हो जाती हैं सबसे मिनिमम। जो नंबर ऑफ ट्रेस होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स आर रिक्वायर्ड इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन एट टोटल रिफ्लक्सिंग कंडीशन। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा। और यहाँ पर जो दूसरे आंसर हैं आप उसको भी देखिए। ये कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स, मिनिमम रिबॉयलर एंड कंडेंसर लोड। तो जब हम टोटल रिफ्लेक्सिंग करते हैं तो वहाँ पर इस केस में क्या होता है कि जो रिबॉयलर और कंडेंसर के लोड होते हैं वो मिनिमम नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन तो इसका करेक्ट नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं जब हम टोटल रिफ्लेक्सिंग करते हैं। तो जब हम टोटल रिफ्लेक्सिंग करते हैं तो टोटल रिफ्लेक्सिंग के केस में मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड हो जाती हैं। ए आंसर इसका होगा करेक्ट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द फ्रिक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो इज अटेन्ड इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है प्रोसेस कंट्रोल से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होगी एट विच वो फ्रिक्वेंसी जिस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो होगी, द फ्रिक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो अटेंड, जिस पर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो अटेंड होती है वो फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है। तो वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहलाती है आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंट भी यहाँ पे हो सकता है और रेजोनेंस, वैसे रेजोनेंस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो MRPL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मैंने अभी शुरू की है उसमें मैं 2017 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये पेपर शेयर किए थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। जिन्होंने HPCL के भी कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। ठीक है, और यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 जो है 2017 के पेपर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग सारे वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। पाइरेनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत सारी बार PSUs में पूछा जा चुका है। मेजरिंग सोलर रेडिएशन फ्लक्स। तो पाइरेनोमीटर जो होते हैं वह यूज़ किए जाते हैं सोलर रेडिएशन फ्लक्स को मेज़र करने के लिए। तो पाइरेनोमीटर 0 डिग्री टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं मेज़र किए जाते हैं। इट इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। कलेक्टिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो मेजरिंग सोलर रेडिएशन फ्लक्स, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गैसेस हैव पुअर। गैसेस की पुअर क्या होती हैं? एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी एज वेल एज ट्रांसमिटिविटी। तो गैसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि गैसेस के पास पुअर रिफ्लेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस सीरीज़ को वाइंड अप करेंगे। जो इस 2017 के पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय वीडियो and have a nice day. Subscribe to GATE Chemical Planet and share among your friends.